सभी पदाधिकारी तथा सभागृह में उपस्थित मुख्यतः उत्तर प्रदेश तथा उनके निमंत्रण पर आए अन्य प्रांतों के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बंधु भगिनी, अभी हमने जिलाधिकारी महोदय से शिक्षा के बारे में भी अनेक मूल्यवान विचार सुने। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी बातें सुनी। संभाल में शिक्षा के क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में भी सुना। हमें अवश्य गौरव का अनुभव होता ही होगा। इस जिले में जिस प्रकार से शिक्षा का विकास हो रहा है उसका उदाहरण लेकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी उसी प्रकार का विकास होगा और उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर अन्य प्रांतों में भी शिक्षा का इस प्रकार का विकास होगा, ऐसी अपेक्षा और आशा हम कर सकते हैं। मुझे विषय दिया गया है राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षकों के प्रकार। दो शिक्षा के संबंध में कोई भी दो विषय हैं तो एक दूसरे से संबंधित तो होंगे ही, परंतु मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ऐसा ही विषय महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि बाद में समय बचा तो शिक्षकों के प्रकार के बारे में भी हम चिंतन करेंगे। बहुत सीधा सादा कथन है जो हमारी समझ में आ जाएगा। जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा राष्ट्र। कोई भी व्यक्ति उसे जो जन्म से सीखने को मिला है वैसा ही तो करेगा। गाली बोलेगा तो वह भी किसी से सीखा हुआ है, और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बोलेगा तो वह भी किसी से सीखा हुआ ही है। वह तो चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, हंसना भी सीखता है, लड़ाई झगड़े करना भी सीखता है, ज्ञान की बातें भी सीखता है, खराब आदतें भी सीखता है, अच्छे गुण भी सीखता ही है। आजन्म व्यक्ति सीखता ही रहता है। जागरूकता से उसकी शिक्षा की योजना करें या न करें, वह वातावरण से, अपने आसपास के व्यक्तियों से, अपने आसपास घटती हुई घटनाओं से सीखता ही रहता है। इसलिए सीखना तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़ा ही रहा है, परंतु क्या सीखना, कैसे सीखना, किसको क्या सीखना जिससे हमारा देश विकसित हो सके, इसका चिंतन करना ही चाहिए। और ऐसे चिंतन में और उस चिंतन के अनुरूप होने वाली कृति में शिक्षकों की ही तो अहम भूमिका होती है। इस कक्ष की शिक्षा के बारे में कोठारी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का वाक्य सबको लगभग सुना हुआ होता है। अपने आयोग के रिपोर्ट का प्रथम वाक्य ही वे लिखते हैं, द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग बिल्ट इन हर क्लासरूम्स। राष्ट्र का भावी, राष्ट्र का भाग्य उसके कक्षों में ही निर्मित होता है। इतना कक्ष का महत्व है, कक्ष की शिक्षा का महत्व है। चाहे अच्छी हो या बुरी, वह तो राष्ट्र का भाग्य निर्माण करती ही है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो या न चाहो होता ही है। हम न पढ़ाएं तो देश का भाग्य बिगड़ता है, हम पढ़ाएं तो देश का भाग्य बनता है। अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। वो तो ऐसा ही है कि आंच पर पानी रखो तो वो तो गर्म होने ही वाला है। आप चाहो कि न चाहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए बाय डिफॉल्ट माने स्वाभाविक रूप में
जन्मजात, और ये बिल्कुल अविवादित ऐसा तथ्य है कि देश वैसा ही होगा जैसे उस देश के शिक्षक होंगे, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा का मूर्तिमंत स्वरूप है। होता ऐसा है, हमें चाहे शिक्षा विभाग से कितनी भी शिकायतें हो, हमें चाहे सरकार से कितनी भी शिकायतें हो, अब हमें चाहे अभिभावकों से कितनी भी शिकायतें हो, हमें चाहे छात्रों से कितनी भी शिकायतें हो, ये इन लोगों से देश का भावी नहीं होने वाला है। वो तो हम ही जैसे रास्ते निकालेंगे वैसे निकलेंगे। इसलिए हमने राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं इसका विचार करना चाहिए। देश यदि असंस्कारी है, समाज यदि असंस्कारी है, आए दिन लड़कियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, रास्ते में जाते हुए सुरक्षित नहीं हैं, विद्यालयों में सुरक्षित नहीं है, कारखानों में सुरक्षित नहीं है, रेलगाड़ियों में सुरक्षित नहीं है, तो शिक्षकों को चिंता करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देश में यदि बेरोजगारी है, देश में यदि युवाओं को काम करना आता ही नहीं है और काम करने की इच्छा भी नहीं होती है और बिना काम किए पैसा मिलता है तो ले लेना चाहिए, ऐसी वृत्ति होती है, तो इस देश के शिक्षकों को चिंता होनी चाहिए कि हम कक्षों में क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं कि देश की प्रजा ऐसी होती है। बच्चे माँ बाप का कहना मानते नहीं हैं, युवा छात्र अध्यापकों का आदर करते नहीं हैं। यदि देश में भ्रष्टाचार है, अनाचार है, स्वैराचार है, तो देश के शिक्षकों को चिंता करनी चाहिए कि हमारे कक्षों में क्या हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं इसलिए तो ऐसा हो रहा है, हम संस्कार नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, हम अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, हमारा अर्थशास्त्र ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमारा समाज शास्त्र ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देश को यदि विकसित होना है तो प्रधानमंत्री की घोषणा से नहीं होगा, सरकारी योजनाओं से नहीं होगा, या कॉर्पोरेट सेक्टर के कितने ही प्रयासों से भी नहीं होगा। ये वह यदि यथार्थ रूप में होना है तो हम लोग संभल जाएंगे तभी होगा। हम लोग यदि अपने कार्य में चिंतन करने लगेंगे तो होगा। हम लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी तो शिक्षक ही हूँ, इसलिए मैं अपनों को ये बात कर रही हूँ कि हम लोगों को मिलकर ये चिंतन तो करना चाहिए। तो फिर ये कैसे होता है ये काम? राष्ट्र निर्माण का कार्य कैसे होता है? तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है? अभी तो मैंने बताया कि समस्त प्रजा यदि सुसंस्कृत है तो वह राष्ट्र निर्माण का एक आयाम है। समस्त प्रजा यदि ज्ञानवान है तो यह विकसित राष्ट्र है, और ऐसा विकसित राष्ट्र होना ही राष्ट्र निर्माण है। समस्त प्रजा का मिलकर जो राष्ट्र होता है वह यदि विश्व के अनेक राष्ट्रों को संकटों से मुक्त होने के लिए सहायता कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, तो फिर चिकित्सा विज्ञान में नंबर 1, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, ज्ञान विज्ञान का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि हम विश्व के नंबर 1 थे। और ये 200-300 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि आज हम भी अपने आप को नंबर 1 नहीं मानते हैं। दुनिया तो नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, ये अमेरिका, यूरोप अपने अहंकार में और अपनी मूढ़ता में भारत को नंबर 1 नहीं मानेंगे,
अपने आप को नंबर 1 मानेंगे। ये तो समझ में आता है, परंतु हम भी तो नहीं मानते कि हम नंबर 1 हैं। तो ये भारत को जानो, तो भारत का स्वभाव कैसा है वह जानो। इस स्वभाव के चलते, इस वृत्ति के चलते जगत में कहीं भी पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, कभी भी असंयमित उपभोग नहीं होगा, कभी भी हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, तभी तो हम सबका कल्याण कर पाएंगे। और आज विश्व जो संकटों से घिरा हुआ है, उससे विश्व को मुक्त कर पाएंगे। इसलिए हमारी ये सारी भावनाएं दर्शाने वाली कथाएं, अभी क ख ग घ बताया ना, ऐसी कहानियाँ, ऐसे खेल, ऐसे गीत, ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार हमारी कक्षा कक्षों में और हमारे विद्यालयों में होना चाहिए। जब कथा की बात आती है, गीत की बात आती है, तो केवल उदाहरण के लिए कि कैसी कथाओं से मानस बनता है, कैसी कथाओं से भारत का स्वभाव जाना जाता है, व्यक्त होता है। एक राजा था, अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह रास्ता भटक गया। शिकार भी नहीं मिली, कुछ भी खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। थक गए सब लोग, अब क्या करें, इसकी दुविधा में वो भटक रहे थे। और इतने में दूर एक खुली जगह दिखाई दी, तुरंत उधर गए, उस दिशा में गए तो राजा ने देखा कि एक बड़े वृक्ष के नीचे चौथरे पर एक ऋषि आराम से वृक्ष के तने को पीठ टिकाकर बैठे हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर, बड़े शांत हैं, ऐसे बैठे हैं। राजा तुरंत उनके पास गया, प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, अरे राजा, भटक गए क्या? राजा को इतना आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता चला कि मैं राजा भी हूँ और भटक भी गए हैं। लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, कहा हाँ थके हो, हाँ प्यासे हो, भूखे हो, हाँ मैं और मेरे सैनिक सारे ऐसे भूखे प्यासे थके भटक रहे हैं, तो खाना चाहिए, हाँ पानी चाहिए, हाँ आराम करने का साधन चाहिए, हाँ। राजा तुरंत हाँ 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 कहता गया। तो ऋषि ने कहा, देखो सामने ऐसा एक बड़ा वृक्ष है, उसके पास जाओ, आंखें बंद करके प्रार्थना करो और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। राजा को प्रश्न तो आया कि ये वृक्ष कैसे देगा, लेकिन वो पूछा नहीं कुछ भी और गया और वृक्ष के पास खड़े रहकर आंखें बंद करके हाथ जोड़ कर कहा, हे वृक्ष देवता, मैं और मेरे सैनिक बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को चाहिए। आंख खोली तो एकदम गरम गरम स्वादिष्ट सुंदर भोजन लेकर 2 युवक वहाँ खड़े थे। सब ने भोजन किया। आश्चर्य तो एक और, कुछ आश्चर्य के लिए कुछ पूछा नहीं। फिर क्या, पानी चाहिए, हे वृक्ष देवता हमें पानी चाहिए। तुरंत शीतल जल आ गया। खा पी कर अब क्या है, थके थे तो आराम विश्राम का साधन चाहिए, बहुत थक गए हैं। तो ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो सुंदर बिस्तर बिछ गए और एकदम सब लोग सो गए। सुबह प्रातः काल में पक्षियों के चहचहाहट से जाके ताजे तवाने हो गए, हाथ मुंह धोया और सब किया। और उसके बाद राजा को जरा सुध आई कि ऋषि के पास चला, पूछे तो कि ये सब हुआ कैसे। गया, प्रणाम किया, महाराज हाँ अब वापस जाने का रास्ता चाहिए है ना। हाँ मैं रास्ता दिखाता हूँ। नहीं महाराज रास्ता तो चाहिए, लेकिन मुझे एक जिज्ञासा है। क्या महाराज, ये सब हमको मिला कैसे, वृक्ष ने हमको ये सब दिया कैसे। तो ऋषि ने कहा, महाराज ये जो है वह कल्प वृक्ष है।
कल्प वृक्ष उसी को कहते हैं जो हमारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो राजा ने आगे पूछा, महाराज ये यदि सारा सब कुछ दे सकता है तो आप ऐसे क्यों एक पोतड़ी में रह रहे हैं और पर्णकुटी में रहते हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भिक्षा मांग कर ही भोजन करते हैं? आप उससे क्यों नहीं मांग लेते आराम देह सारी सुविधाएं? ऋषि ने कहा, राजा हमारे जैसे लोग जब तपश्चर्या करते हैं तब उसके पुण्य से सामान्य वृक्ष भी कल्प वृक्ष हो जाता है। यदि हमारी तपश्चर्या से निर्मित कल्प वृक्ष से हम ही मांगने लगेंगे तो यह कल्प वृक्ष पुनः सामान्य वृक्ष हो जाएगा। तुम्हारे जैसे लोगों को आराम मिले, सुविधा मिले, इसलिए हम तपश्चर्या करते हैं। भारत ऐसे ऋषियों का देश है। आज भी ऐसे ऋषि भारत में नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु हमारे पास जानने के लिए, इनको पहचानने के लिए हृदय नहीं है, बुद्धि नहीं है, आंखें नहीं है, कहाँ मिलेंगे इसका पता नहीं है और पता पूछने की सुध भी नहीं है। ऐसे यदि शिक्षक होंगे तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? तो हमें जरा भारत को जानो तो भारत के, और आपको पता है ये ऋषि आपके और हमारे पूर्वज हैं, बाहर से नहीं आए हैं या और कोई दूसरे ग्रह से भी नहीं आए हैं। हमारी नसों में ऐसे ही ऋषि मुनियों का रक्त बह रहा है, पर हम क्या करते हैं? उस रक्त को भी जानते नहीं हैं, हमारे पूर्वजों को जानते नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हम अपने देश के बारे में। तो जरा हमारे प्रयास करना चाहिए कि भारत के हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है कि यह देश इतिहास में चिरंजीव बना है। भारत को मृत्यु नहीं है। दुनिया में अनेक राष्ट्र जन्मे और काल के प्रवाह में लुप्त भी हो गए, हम उनसे भी पहले थे और आज उनके बाद में भी हैं। ये अमरत्व भारत को किसने दिलाया है? हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने दिलाया है। कैसे दिलाया है? तपश्चर्या करके दिलाया है, ज्ञान साधना करके दिलाया है। क्या हमारे पूर्वजों की यह विरासत हम नहीं संभाल कर रखेंगे, हम नहीं अपनाएंगे, हम नहीं जानेंगे तो वे राष्ट्र निर्माता कैसे होंगे? हम ऐसे राष्ट्र के निर्माता हो रहे हैं जो आज हमारी चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा राष्ट्र जिस पर आक्रमण करने के लिए वोकिज्म तैयार है, कम्युनिज्म तैयार है, अमेरिका तैयार है, यूरोप तैयार है और हम आक्रांत हो भी रहे हैं और हमारी बुद्धि ऐसी चल रही है कि उनको विकसित देश कह रहे हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां भारत की हैं वो उसकी कल्पना विश्व नहीं कर सकता, उसके सपने भी नहीं देख सकता। मैं केवल 2 उदाहरण बताऊंगी। आज से 70 से 100 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जंगलों में ऐसे कुशल कारीगर थे जो इस्पात बनाने की भट्टियां बना सकते थे। ये भट्टियां पोर्टेबल होती थी, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी। ये असेंबल हो सकती थी, डिसमेंटल हो सकती थी और कारीगर उसको उठाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाता था और उसमें जो स्टील बनता था, इस्पात बनता था, वह विश्व में नंबर 1 था। और ये कौन कहता है? हम तो कहने से गए, हम तो अभी सच भी नहीं मानेंगे ऐसा कोई कहेगा तो, लेकिन फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के इंजीनियर कहते हैं, हम नहीं, वे कहते हैं। सिंपल एंड मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी का नमूना
1773 में आने वाले एक फ्रेंच इंजीनियर ने पूरा नमूना ही यहाँ से उठाकर फ्रांस में भेज दिया अपने इंजीनियर मित्रों के पास। वो नमूना क्या था? भारत के ग्रामों में, खेतों में बुवाई करता है वह हल, सिंपल एंड मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी। उसमें लाखों रुपये नहीं लगते और उसको चलाने के लिए बैल चाहिए, ट्रैक्टर नहीं, पेट्रोल नहीं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमी का उदाहरण है, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का उदाहरण है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। मैंने दो उदाहरण बताए, एक इंजीनियरिंग का, एक टेक्नोलॉजी का। ऐसे तो व्यापार के, वस्त्र विद्या के, मकान बनाने के इतने असंख्य उदाहरण हैं, औषधियों के, कि आपके वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स भर जाएंगे। प्रयास करो, 5वीं के, 4थी के, 3वीं के, 7वीं के पाठ्य पुस्तकों में इसके पाठ हों। ये मत कहो कि हम क्या करें, हमारे हाथ में जो आएगा वही हम पढ़ाएंगे। इतने दुर्बल बनने की आवश्यकता नहीं। ऐसे दुर्बल लोग थोड़े राष्ट्र निर्माण करते हैं। हम भी तो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हम भी तो ऐसे पाठों का चयन कर सकते हैं। और ऐसे पाठ कुछ नहीं तो जिलाधिकारी को तो भेजो कि ये अपने पाठ्य पुस्तकों में होने चाहिए, तो फिर वो आगे NCERT के पाठ्य पुस्तकों में भी आएगा। IKS इसी को कहते हैं ना, यही तो भारत की ज्ञान परंपरा है, यही तो भारत के विज्ञान की परंपरा है। पहला तो उदाहरण कल्पवृक्ष का बताया था, वो ज्ञान परंपरा का उदाहरण है। ये जो मैंने 2 उदाहरण बताए, ये विज्ञान परंपरा के उदाहरण हैं। व्यापार परंपरा के, उद्योग परंपरा का एक उदाहरण बताऊंगी केवल। हवाई जहाज नहीं थे तब विश्व व्यापार समुद्री जहाजों से चलता था। समुद्री जहाजों में विभिन्न देशों के जहाज जो समुद्र में यात्रा करते थे, वो भर मध्य समुद्र में उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी और उसमें एक जहाज को नष्ट करके उसके सारे जो नाविक होते थे उनको बंदी बनाया जाता था। उनको गले में पट्टे डाल कर गुलाम बनाकर बेचा जाता था। गुलामों का व्यापार चलता था। गुजरात के एक अमूलक देसाई नाम के जहाजी खलासी ने विश्व भर में से इन सभी को दंड दे देकर जहाजी युद्धों में परास्त कर करके विश्व में से गुलामों का व्यापार निरस्त कर दिया, उसको बंद करवाया उसने। ये जहाज की यात्राओं का पराक्रम भारत के खाते में है। लिखो एक पाठ और पढ़ाओ अपने छात्रों को पढ़ने के लिए दो। गर्व करेंगे कि हम गुलामी का व्यापार नष्ट करने वाले, गुलामी की प्रथा नष्ट करने वाले खलासी थे। गुलामों का व्यापार करने वाली प्रजा नहीं थे। हम जानते नहीं हैं, इसलिए गुलामी नष्ट करने का श्रेय मान अब्राहम लिंकन को जाता है। वो जाना चाहिए अमूलक देसाई को। हम क्या करेंगे? अमूलक देसाई कौन, पता ही नहीं। यहाँ हमको पता नहीं। वलसाड़ का अमूलक देसाई है, वलसाड़ के लोगों को पता नहीं है कि अमूलक देसाई कौन है। और बात कहाँ की है? बात 19वीं शताब्दी की है, तो भी पता नहीं है। भारत को जानो, भारत के इतिहास को जानो, पराक्रमों को जानो, ये आवश्यक है। परंतु ये तो मैंने गुलामी की बात बताई। ये विश्व में उस समय जहाजों का ओलंपिक होता था, माने विश्व भर की मैराथन दौड़ जहाजों की। कोई एक स्थान से वो शुरू होती थी, 7 समुद्र पार करके फिर उसी स्थान पर आना। जो पहला आता था वो जीतता था।
उस ओलंपिक्स में प्रथम जीतने वाले की वर्ष भर की चीनी की जकात माफ होती थी। इतना इसका महत्व था, माने व्यापारी महत्व भी था। और ये इंजीनियरिंग का कमाल भी है कि ये जहाज पेट्रोल से नहीं चलते थे, ये जहाज लोहे के नहीं बनते थे, ये पूर्ण लकड़ी के और फिर अपने देशी उसके जो ग्रीजर होते हैं, माने सरेश और ऐसे पदार्थों से बनते थे। कील भी तो लकड़ी की होती थी और कपड़े से बनते थे। वो कपड़ा कैसा होगा जो मध्य समुद्र में फटता नहीं था, कैसा होगा? एक बुनकरों की क्या कमाल होती थी, कुछ नहीं, हमको कल्पना करने की भी पड़ी नहीं है। ऐसे हम लोग हो गए हैं इनसेंसिटिव, जिसको कहते हैं कि होगा होगा, हमको कुछ उससे हमको ना रोमांच होता है, ना गौरव होता है, ना अभिमान होता है, ना जिज्ञासा होती है कि ये जाने जरा ये कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, कैसे लिखा है, प्रमाण क्या है, निर्माण नहीं होता है। और याद रखिए, आप और हम राष्ट्र निर्माण नहीं करेंगे तो और कोई आकर करने वाला नहीं है। दूसरा सूत्र है, भारत को मानो, विश्वास तो करो कि हमारे 100 वर्ष पहले के, 200 वर्ष पहले के पूर्वजों ने ये सब किया है, मानो और फिर ऐसा बनने का प्रयास करो। ज्ञान का अपराध क्या हो सकता है? इसकी संवेदनशीलता जब शिक्षकों में आएगी तब राष्ट्र निर्माण का कार्य संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण के कार्य में शिक्षकों की भूमिका ही सर्वोपरि है। बाकी सब तो हमारा सहयोग करने वाले हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले हैं, हमारा समर्थन करने वाले हैं। करना तो हमें ही है। हाँ, सुरक्षा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ठीक है, परवाह मत करो। ज्ञान की रक्षा के लिए हमें सुरक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है, इसकी परवाह करने वाले वो कल्पवृक्ष निर्माण करने वाले ऋषि के वंशज नहीं हो सकते। तो ठीक है, दुविधा है, माने असुविधा है तो है, असुरक्षा है तो है, कठिनाई है तो है, तब किसको कहते हैं आखिर? परंतु अच्छे शिक्षकों में भी प्रकार है। विषय के शिक्षक, उदाहरण के लिए मैं गणित की शिक्षक हूँ, विज्ञान की शिक्षक हूँ, समाजशास्त्र की शिक्षक हूँ, तो अच्छा विषय का शिक्षक कैसा होता है? उसको अपना विषय बहुत अच्छी तरह से आता है, वह बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़ाता भी है, वह चाहता है कि सभी विद्यार्थियों को मेरा विषय बहुत अच्छी तरह से आए। वो हमेशा नया नया ज्ञान संपादन करता है, वह उसमें अनुसंधान भी करता है और उसको उस विषय में बहुत रुचि होती है। ऐसा शिक्षक विषय बहुत अच्छा ही पढ़ाता है और उसके छात्र उस विषय में तेजस्वी होते हैं, होनहार होते हैं। दूसरे होते हैं छात्रों के शिक्षक। इनको विषय के उपरांत छात्रों के लिए भी कंसर्न होता है। इसका क्या मतलब? अपने छात्रों को वे जानते हैं, उनके गुण दोष, मर्यादाएं, क्षमताएं, उसकी कौटुंबिक पार्श्वभूमि, उसका स्वभाव, ये सब जानते हैं। वह आगे क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए, इसको ये पहचानते हैं, उसका भला चाहते हैं, उसको वो बहुत आगे बढ़े ऐसी इच्छा करते हैं और मेरे से भी मेरा छात्र सवाया हो ऐसा चाहते हैं। ये तो छात्र के शिक्षक होते हैं। राष्ट्र के शिक्षक तो मैंने बताया है। और चौथे हैं वेतन के शिक्षक। वेतन मिलता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, शिक्षक की नौकरी बहुत सुलभ है या बहुत ही आरामदायक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। वो वेतन के शिक्षक होते हैं। अच्छा, वेतन के शिक्षक नहीं होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। मैं भी पढ़ाती थी, मेरा यदि वेतन 2000 रुपये बढ़ गया तो मुझे खुशी होती ही थी, होनी भी चाहिए क्योंकि पैसा आवश्यक है। परंतु केवल वेतन को ध्यान में रखकर ही पढ़ाएंगे ये तो नहीं हो सकता।
ऐसे वेतन के साथ ही शिक्षक की जोड़ी। हमारे एक कलीग थे, मैं कॉलेज में प्राध्यापक थी, तो थे, अरे ठीक है ना, मैंने पीएचडी कर लिया, मेरा यदि पेट प्रोटेक्ट होता है तो मैं तो जाकर बाल मंदिर में पढ़ाऊंगा। झंझट कौन करता है ये सब? यहाँ क्यों झंझट कर रहे हैं? यहाँ वेतन अच्छा है इसलिए। यदि यहाँ भी वेतन अच्छा मिले और प्री प्राइमरी में भी वही वेतन मिलेगा तो मैं तो प्री प्राइमरी में जाकर ही पढ़ाऊंगा। मैंने उनको विषय की पढ़ी नहीं, रुचि कोई पढ़ी नहीं है, कुछ भी पढ़ी नहीं है, वेतन की पढ़ी है। अब हमारे शिक्षकों के बारे में ऐसे बहुत जोक प्रसिद्ध है। भोपाल के एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी भोपाल के ताल से निकलती है। तो इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, भोपाल के ताल से निकलती है? वो सरकारी नहीं था, उसको वेतन अच्छा नहीं मिलता था, प्राइवेट स्कूल का था, तो उसको बेचारे को वेतन तक कम मिलता था। तो वो कहने लगा, 500 रुपये में तो भोपाल के ताल से ही निकलेगी ना, थोड़ी अमरकंटक से निकलेगी। क्या हुआ? भाई कोई कुछ भी पढ़ी नहीं, आप 500 से भी 5000 कर दो तो आप कहेंगे वहां से निकलेगी। हमें कोई भोपाल से और अमरकंटक से हमें क्या लेना देना है? हमें तो 500 और 5000 से लेना देना है। आप जानते हैं कि ऐसे शिक्षक होते ही हैं, हमारे मध्य में ही होते हैं। आप बताओ राष्ट्र निर्माण का क्या होगा? आप कुछ भी भाषण करते रहो, ऐसे तो आए गए बहुत भाषण सुन लिए हमने, आप बोलो हम बैठे हैं। ये भी तो होता ही है ना, अधिकांश ऐसा ही होता है। मंच पर बैठने वाले भी जानते ही है कि हम क्या बला 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 कर रहे हैं, बेचारे को बोर कर रहे हैं, और वो भी बैठे हैं और सुन रहे हैं। हम भी मजबूर, आप भी मजबूर, ऐसी सभाएं हमने देखी है ना, देखी है। ये तो ऐसी नहीं है ना। ख्याल तो अच्छा है कि नहीं हम बोल रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, और आपके भी मन में है हाँ इंदुमती जी ने और भी 4 उदाहरण बताने चाहिए। अच्छा लगता है, परंतु देश भर में जो शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है वह ऐसा नहीं है। नीति मूल्यों का, प्रामाणिकता का, कर्तव्य बोध का, तपश्चर्या का, ज्ञान साधना का बहुत ह्रास हुआ है। इसलिए तो हमारा देश ऐसा हो गया है। जगत का भला करने वाला, जगत को संकटों से मुक्त करने वाला, जगत को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला भारत आज अपने आप को बेचारा, गरीब, पिछड़ा ऐसा भारत कह रहा है। वो किस कारण से कह रहा है? भारत के विद्यालयों के कक्षा कक्षों में शिक्षा का ह्रास हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इस बात को हम सदा स्मरण में रखें, और इस हमारे पास भाग्य से अच्छा इतिहास है, अच्छी विरासत है, श्रेष्ठ उदाहरण है, श्रेष्ठ परंपरा है। हमें नया कुछ करने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अपना दायित्व नित्य स्मरण में रहेगा तो परमात्मा तो चाहते ही हैं कि भारत पुनः नंबर 1 बने, भारत पुनः विश्व का मार्गदर्शन करे। जो परमात्मा चाहते हैं वही हम भी चाहने लगे तो परमात्मा में और हमारे में डायरेक्ट डायलिंग हो जाएगी, तो हमारी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और विश्व को भी संकट में से उबरने का रास्ता मिलेगा। ऐसी सारी बातें सदैव हमारे स्मरण में रहे और हमारी बुद्धि, शक्ति, वृत्ति इसको चरितार्थ करने में लगे। ऐसी वृत्ति, बुद्धि, शक्ति परमात्मा हमको दे, ऐसी सभी की ओर से परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करके मेरी बात को यहाँ विराम दे रही हूँ। नमस्कार।